तारीख 4 फरवरी 1972 बिहार के धनबाद में जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, वहां पर एक घर में कुछ आदमी इकट्ठा होते हैं। आंखों में बहुत बड़ा सपना, मकसद था अपने अधिकार, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व की रक्षा करना और सदियों से दबी आ रही आदिवासियों की आवाज बनना, उनको न्याय और उनको अधिकार दिलाना। इनमें से 3 लोग प्रमुख थे। पहला था शिबू सोरेन, A.K. रॉय और विनोद बिहारी महतो, और जो ये घर था वो था विनोद बिहारी महतो का। तीनों की विचारधाराएं अलग अलग, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, और यहीं से जन्म लेती है झारखंड जनमुक्ति मोर्चा, एक ऐसी पार्टी जो सदियों से दबी आ रही आदिवासियों की आवाज को एक नई पहचान दी। सन था 2000 जब भारत के नक्शे पर 3 नए राज्य निकलकर सामने आए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और उन्हीं में से एक था झारखंड। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड, एक नया राज्य हमारे देश के नक्शे पर अस्तित्व में आया, और उसी समय गाना गूंज रहा था, अलग भइल झारखंड अब खाई शकरकंद। पार्टी समय के साथ मजबूत हो रही थी, लेकिन तारीख 8 अगस्त 1987 को एक बहुत भयानक घटना घटी। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे निर्मल महतो, उनकी जमशेदपुर के जमरिया गेस्ट हाउस के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। हेमंत सोरेन कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, वो तो इंजीनियर बनना चाहते थे, उनकी कोई रुचि नहीं थी राजनीति करने की, और वो तो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन सडनली एक दिन क्या होता है, उनके बड़े भाई जो राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय थे, उनका अचानक से देहांत हो जाता है। फिर मजबूरन अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए हेमंत सोरेन को राजनीति में आना पड़ता है। पार्टी का जो नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इसका जो लोगो है तीर धनुष, इसकी कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। इसको भी काफ़ी सोच समझ कर रखा गया था। दोस्तों, उस समय बांग्लादेश क्या कर रहा था, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, और उसमें पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए मुक्ति वाहिनी सेना उस समय काफ़ी जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ रही थी। उसी से प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया, बिहार से झारखंड को अलग करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, बिहार से झारखंड को अलग करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम इस पार्टी का रखा गया था, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही अगर इसके तीर धनुष के लोगों की अगर हम बात करें, चुनाव चिन्ह की अगर हम बात करें, तो यह अपने आप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उस समय क्या था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जो भगवान बिरसा मुंडा थे, जो आदिवासियों की पहचान माने जाते थे, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों और सामंतों के खिलाफ। उसमें ये क्या करते थे, तीर धनुष अपने पास रखते थे। उन तीर धनुषों में विष बुझे बाणों का प्रयोग ये दुश्मनों के खिलाफ करते थे, अन्याय से मुक्ति पाने के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए और भगवान बिरसा मुंडा की शहादत को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, तीर धनुष को अपनी पार्टी का मुख्य चुनाव चिन्ह बनाया। तो यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में जानेंगे, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि कैसे ये पार्टी देखते ही देखते आदिवासियों की एक प्रमुख पार्टी बनकर सामने आई है, और इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा को और साथ ही हेमंत सोरेन को आदिवासियों का मसीहा माना जाने लगा है। आखिर ऐसा इन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से सभी आदिवासी समुदाय के लोग, और इस समय जो पूरे ऑल इंडिया में रह रहे हैं, चाहे आसाम में रह रहे हों, चाहे साउथ इंडिया में रह रहे हों, चाहे उत्तर भारत में रह रहे हो, चाहे बिहार, झारखंड, उड़ीसा में रह रहे हों, सब इनकी ओर आशा की दृष्टि से देखते हैं। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया, इस पार्टी का इतिहास क्या रहा है, उसको हम विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कैसे पार्टी अब इस समय आदिवासियों की एक प्रमुख पार्टी बन गई, और साथ ही असम में इस समय काफ़ी राजनीतिक गर्दा मचाए हुए है। इसको हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या था, बिहार और झारखंड एक ही हुआ करते थे। यहाँ पर हम देखें तो बिहार और झारखंड एक ही हुआ करते थे। उस समय क्या था कि जो झारखंड में जो आदिवासी समुदाय के लोग थे, वो चाहते थे कि हमारे लिए अलग राज्य होना चाहिए, लेकिन आज़ादी के समय इनको अलग राज्य नहीं दिया गया। और इस समय जो बिहार का झारखंड था, उसमें काफ़ी खनिज संपदा पाई जाती है, उसमें काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। इसी समय क्या हुआ, वहाँ पर कुछ नेता उभर कर आते हैं, और उन्होंने एक झारखंड गठन पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई, और 1952 में भी उसने चुनाव में भी भाग लिया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने झारखंड अलग से राज्य बनाने की मांग लगातार करते आए थे, लेकिन दोस्तों बात नहीं बनी। कारण ये था कि इसी पार्टी के भीतर बगावत की खबरें आ रही थी। बगावत की खबरें आने के कारण ये पार्टी 1967 में जाकर क्या हो गई, 1967 में जाकर ये बिखर गई, और इसमें से शिबू सोरेन एक प्रमुख लीडर के रूप में निकलकर सामने आते हैं। अब दोस्तों, इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अब कोई पार्टी नहीं बची थी। एक तरीके से इनके सर से एक साया उठ चुका था। अब इन्होंने क्या किया, अपने समाज की बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया। ये सोनेत संताल समुदाय की बेहतरी के लिए काम करने लगे, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने लगे, और साथ ही सामंतों का जो दबाव था और सामंतों के द्वारा जो अत्याचार किया था, उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ने लगे।
अब दोस्तों साल आता है 1971। 1971 में बांग्लादेश में जो मुक्ति वाहिनी सेना थी वो क्या कर रही थी, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और साथ ही बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश एक अलग से राष्ट्र बनता है। तो वहीं से प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया कि ऐसे पार पड़ने वाली नहीं है, हमें भी झारखंड अलग से राज्य चाहिए, बिहार से अलग होकर। अब दोस्तों आगे क्या होता है उसको हम समझते हैं। अब दोस्तों आगे ये होता है कि 3 लीडर एक बिहार के धनबाद में इकट्ठा होते हैं। उस समय क्या हुआ था, झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो धनबाद भी बिहार में आता है, अब झारखंड में आता है। तो धनबाद में एक प्रमुख लीडर थे, उनका नाम था विनोद बिहारी महतो। ये क्या थे, पेशे से एक वकील थे और वकील होने के साथ साथ जो झारखंड में जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए ये काम कर रहे थे और लगातार ये उनके प्रमुख लीडर माने जाते थे। ये पेशे से वकील थे तो काफ़ी समझदार भी थे और इन्हीं का आइडिया था झारखंड मुक्ति मोर्चा जो नई पार्टी बनाने का। ये काफ़ी आगे जाकर काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, उसका भी हम चर्चा करेंगे। दूसरे थे शिबू सोरेन जो संताल समुदाय के लिए काम कर रहे थे। और तीसरा आदमी था, इसका नाम था ए.के. रॉय। ये उस समय जो आदिवासी मजदूर थे, उस समय जो खदानों में काम करते थे, यहाँ पर एक तरीके से मार्क्सवादी माने जाते थे। ये मजदूरों के नेता माने जाते थे, तो मजदूरों के प्रमुख लीडर माने जाते थे। ये 3 आदमी कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, ये 3 आदमी इनके घर पर इकट्ठा होते हैं, विनोद बाबू के घर पर इकट्ठा होते हैं। ये तीनों जब इकट्ठा होते हैं और यहीं से विचार आता है। इसी समय क्या था, जब ये इकट्ठा होते हैं तो इनके साथ 4-5 और लोग भी इकट्ठा होते हैं जो उस समय आदिवासियों की नई पहचान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ये 3 लीडर प्रमुख थे और तभी से यहाँ पर जन्म लेता है। काफ़ी सुबह से शाम तक काफ़ी मीटिंग चली और लास्ट में ये तय हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर सहमति बनी और एक नई पार्टी की स्थापना हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका 13 दिनों से ये लोगो रखा गया और साथ ही आदिवासी समाज की पहचान के लिए, ये बेहतरी के लिए काम करने वाली पार्टी बनी थी। अब दोस्तों इसकी स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन इसके उद्देश्य मुख्य कई थे। इसके उद्देश्य ये थे कि एक तो झारखंड अलग राज्य बनाना, साथ ही आदिवासी समाज है उसकी पहचान और अस्तित्व की रक्षा करना और उनके अधिकार और न्याय उनको दिलाना, और साथ ही राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होना, क्योंकि अलग से तो आंदोलन करके या फिर खून खराबा करने से तो यह काम होने वाला नहीं था। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, मैदान में, गोरखपुर के मैदान में इन्होंने क्या किया, अगले ही साल 1973 में पहली वर्षगांठ जब बनाई गई, 4 फरवरी 1972 को तो ये स्थापना हुई थी। उसके बाद काफ़ी इनको उम्मीद नहीं थी कि जब यह हम स्थापना दिवस मनाएंगे तो इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। एक उम्मीद से इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारे, मतलब लाखों की संख्या में, और रात भर भाषणों का दौर चलता रहा और सब लोगों के लगने लगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो हमारी पहचान बन सकती है, हमें अधिकार दिला सकती है। तो इनको दोस्तों उम्मीद नहीं थी कि इतना क्राउड इकट्ठा हो जाएगा, तो इनको ये लगने लगा कि अब हम कुछ कर सकते हैं और इन्होंने लगातार केंद्र सरकार से क्या किया, झारखंड के लिए अलग राज्य की मांग तेज कर दी। अब दोस्तों 1980 में क्या हुआ, इन्होंने विधानसभा के चुनाव हुए थे, इनकी पार्टी ने भी भाग लिया, लेकिन ज़्यादा खासा कुछ हो नहीं पाया था। अब ज़्यादा खासा कुछ हो नहीं पाया था तो इन्होंने क्या किया, शिबू सोरेन ने, अब इसमें जब ये पार्टी की स्थापना हुई थी तो इनको क्या किया गया, इनको अध्यक्ष बनाया गया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और ये महासचिव शिबू सोरेन महासचिव बनाए गए थे। अब दोस्तों इन्होंने, शिबू सोरेन ने क्या किया कि इस पार्टी का किसमें गठबंधन कर लिया, कांग्रेस में गठबंधन कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुए, विनोद बाबू नाराज हो गए कि हम तो अलग से अपनी एक नई पहचान बना रहे थे, लेकिन आपने तो क्या किया, कांग्रेस से विलय कर लिया। और कांग्रेस से विलय करने के कारण क्या हुआ, ये नाराज हो गए। अब ये नाराज हो गए तो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, ये इनसे, इस पार्टी से अलग हो गए, विनोद बाबू अलग हो गए। विनोद बाबू अलग हो गए तो इन्हीं में से एक नया लीडर उभर रहा था, उनका नाम था निर्मल महतो। निर्मल महतो को क्या किया गया, 1984 में शिबू सोरेन ने क्या किया, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया और इन्होंने एक नई पार्टी बना ली, झारखंड मुक्ति मोर्चा बी नाम से एक नई पार्टी बना ली। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना घटती है। उस बहुत बड़ी घटना में क्या होता है, उस बहुत बड़ी घटना में क्या होता है, 1987 में क्या हुआ, जमशेदपुर में 1987 में जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे निर्मल महतो, उनकी गोली मारकर हत्या
कर दी जाती है। जब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो ये बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। अब ये लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ था, विनोद बाबू इनसे अलग हो गए थे, जो काफ़ी इस पार्टी में काफ़ी मुख्य भूमिका निभा रहे थे। जब उनकी मौत हो जाती है तो क्या करते हैं, 1990 में विनोद बाबू भी वापस से किस में आ जाते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी उनकी दाल गलने वाली नहीं थी। इधर भी ये अकेले पड़ गए थे और उधर भी वो अकेले पड़ गए थे। दोनों ने क्या किया, फिर से संगठित रूप अपना लिया और दोनों का संगठन वापस से बना लिया। इसी बीच क्या होता है, झारखंड की अलग राज्य की मांग को लेकर एक क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं बीच में। इसी बीच में दोस्तों क्या होता है, रामदयाल मुंडा ने क्या किया, आदिवासियों के बीच बटे हुए समूह को, क्योंकि अलग अलग कई समूह बट गए थे, उनमें से एकजुट करके झारखंड के लिए आंदोलन को फिर से शुरू किया। उनके मार्गदर्शन में जून 1987 में एक क्या हुआ, जो भी छोटी मोटी पार्टियां थी उनमें क्या हुआ, झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। इसमें क्या थे, झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा गुटों सहित 48 संगठन और समूह शामिल थे। इसमें जो आदिवासी समाज के जो संगठन थे झारखंड के, वो सभी संगठन लगभग इसमें शामिल थे, जो 48 संगठन थे। इसमें कौन मुख्य भूमिका निभा रहे थे, रामदयाल मुंडा। इन्होंने कहा कि सभी एक साथ मिलकर अगर आवाज उठाएंगे तभी हमारी सरकार सुन सकती है, वगैरह अलग अलग उठाएंगे तो कोई भी नहीं सुन सकता और संगठन में ही शक्ति होती है। तो इन्होंने क्या किया, सभी संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि रामदयाल मुंडा, शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरांडी, शैलेंद्र महतो, आजसू नेताओं जैसे सूर्य सिंह बेसरा और प्रभाकर तिर्की के कारण संक्षेप में एक राजनीतिक मंच साझा किया गया। लेकिन इसमें शिबू सोरेन को लग गया था कि सबके साथ मिलकर लड़ने से तो कोई फायदा नहीं है, हमारी पहचान तो मिटी जाएगी, हमें कौन पूछेगा। तो इन्होंने क्या किया, इस संगठन से अलग होने का फैसला किया। लेकिन झामुमो ने जेसीसी से हाथ खींच लिया, जेसीसी झारखंड समन्वय समिति, इससे हाथ खींच लिया और ये अलग हो गए, क्योंकि उसे लगा कि सामूहिक नेतृत्व एक तमाशा है। झामुमो, आजसू और जेपीपी ने अंतरिम रूप से 1988-89 में तथाकथित बंदों और आर्थिक नाकाबंदी को सफलतापूर्वक आयोजित किया। तो इन्होंने मतलब बहुत सारे प्रदर्शन किए, बहुत सारे झारखंड राज्य की मांग को लेकर अलग अलग जगहों पर बंद का आह्वान किया गया, आर्थिक नाकेबंदी की गई और साथ ही बहुत सारे धरना प्रदर्शन और आंदोलनों का संचालन इनके द्वारा सफलतापूर्वक किया गया झारखंड को अलग से राज्य बनाने को लेकर। अब दोस्तों इन सबके सामूहिक प्रयासों की वजह से, बहुत सारे आदिवासी संगठन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रयासों की वजह से क्या हुआ, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को हमारे देश में झारखंड एक अलग से राज्य बनकर सामने आता है। अब हम दोस्तों इसके आगे की राजनीतिक स्थिति को समझते हैं कि कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों के मन में अपनी जगह बनाई, उनके लिए क्या क्या इन्होंने किया, और साथ ही कैसे आज ये पार्टी पूरे भारत में आदिवासियों की एक प्रमुख पार्टी मानी जाती है, उसको हम विस्तार से समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक हम बात कर ही चुके हैं, स्थापना, प्रमुख संस्थापक, प्रथम पदाधिकारी कौन कौन थे, इन सब की हम बात कर चुके हैं। अलग झारखंड राज्य के लिए संघर्ष क्या क्या किए गए थे, जैसे पार्टी ने महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ धनकटनी आंदोलन, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। धनकटनी आंदोलन के माध्यम से आदिवासियों को एकजुट किया था। दिसोम गुरु आंदोलन के दौरान ही शिबू सोरेन को आदिवासियों ने दिसोम गुरु मतलब देश का गुरु की उपाधि दी थी। दिसोम गुरु मतलब देश के गुरु की उपाधि आदिवासियों ने दी थी इनके प्रयासों की वजह से। लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी, लगभग 3 दशकों के निरंतर संघर्ष और आंदोलनों के बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड अलग अस्तित्व में आया था भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। चुनावी राजनीति की अगर हम बात करें तो शुरुआती सफलता क्या हुआ था दोस्तों, 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पहली बार 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन ये काफी कम संख्या में थी। राज्य के गठन के बाद, झारखंड बनने के बाद जेएमएम राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई। मुख्यमंत्री का पद शिबू सोरेन राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन वे कभी भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हेमंत सोरेन का नेतृत्व, शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन ने पार्टी की कमान संभाली और 2019 में पूर्ण बहुमत वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। फिर क्या हुआ, अप्रैल 2025 में 38 वर्षों तक अध्यक्ष रहने के बाद शिबू सोरेन अध्यक्ष, लगातार पार्टी के अध्यक्ष यही रहे थे। निर्मल महतो की मौत के बाद, जब 1987 में निर्मल महतो की मौत हो गई और इनकी मृत्यु के बाद, पिछले साल इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु तक ये क्या कर रहे थे, ये लगातार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये खुद ही रहे थे। उसके बाद हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। शिबू सोरेन ने संरक्षक की भूमिका अपना ली थी और हेमंत सोरेन को आधिकारिक तौर पर जेएमएम का नया अध्यक्ष चुना गया था पिछले साल।
पार्टी अब झारखंड के बाहर अन्य राज्यों जैसे बिहार में भी अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। और ऐसे जैसे अभी हमने देखा असम में भी काफ़ी इन्होंने राजनीतिक घमासान मचाया था और चाय बागानों में जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके प्रति गहरी आस्था रखते हुए इन्होंने कहा था कि हम आपको एसटी का दर्जा दिलाएंगे, हम आपको अधिकार दिलाएंगे। तो इन्होंने असम के चुनाव में भी अब काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब दोस्तों हम इनके बारे में हम समझते हैं कि कैसे ये देखते ही देखते आदिवासियों के मसीहा बन गए हेमंत सोरेन, क्योंकि ये राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। फिर क्या हुआ ऐसा कि ये राजनीति में आए? दोस्तों देखिए, हेमंत सोरेन का सफर एक अनिच्छुक राजनेता से लेकर झारखंड के सबसे शक्तिशाली आदिवासी चेहरे और मसीहा बनने तक कर रहा है। साथ ही उन्होंने अपनी विरासत और संघर्ष के दम पर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई को केंद्र में रखा, जिससे उनकी यह पहचान बनी रही, जिसकी वजह से इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को झारखंड के हजारीबाग जिले के पास नेमरा गांव में हुआ था। परिवार में झारखंड आंदोलन के दिग्गज नेता और दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हैं। उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन और छोटे भाई बसंत सोरेन हैं, ये बीच वाले हैं। शिक्षा उन्होंने पटना हाई स्कूल से 12वीं की पढ़ाई की और फिर बीआईटी मेसरा रांची में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया। बीच में क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे दुर्गा सोरेन, उनकी सडनली क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, जिसकी वजह से इनको राजनीति में आना पड़ा। नहीं तो ये क्या कर रहे थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और ये इंजीनियर बनना चाहते थे। अब दोस्तों राजनीतिक जीवन की शुरुआत की बात करें तो हेमंत सोरेन शुरू में राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन की शिबू सोरेन का उत्तराधिकारी माना जाता था। एंट्री 2009 में दुर्गा सोरेन के अचानक निधन के बाद हेमंत की राजनीति में कदम रखना पड़ा। इन्हें मजबूरन रखना पड़ा कि अब तो पिता की राजनीतिक विरासत को संभालना ही पड़ेगा। पहला चुनाव 2005 में लड़ा, लेकिन ये हार गए थे। दुमका से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राज्यसभा और उप मुख्यमंत्री 2009 में वे राज्यसभा के सदस्य बने, लेकिन 2010 में अर्जुन मुंडा की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए इन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। अब इसके आगे की कहानी हम समझते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि पहली बार सीएम कब बने ये? 2013-14, मात्र 38 साल की उम्र में वे पहली बार कांग्रेस और राजद के समर्थन से राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने 2013 और 14 में। विपक्ष के नेता 2015 से 19 तक रहे। 2014 के चुनाव में हार के बाद उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। दूसरी बार सीएम कब बने? 2019-24 में। 19 में महागठबंधन जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की ऐतिहासिक जीत के साथ उन्होंने फिर से झारखंड में सत्ता संभाली। संघर्ष और वर्तमान की बात करें तो 2024-26 में भूमि घोटालों के आरोपों में और ईडी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें इस्तीफा दिया और ये जेल भी इन्हें जाना पड़ा था। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद 4 जुलाई 2024 को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नवंबर 2024 के चुनाव में भारी बहुमत पाकर वे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये लगातार, पहले इनके पिता रहे 3 बार, लेकिन वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे और ये लगभग अब 4 बार, ये चौथी बार इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो झारखंड जब से बना है उसके बाद पिता पुत्र की ही सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार लगभग कहाँ पर रही है? झारखंड में रही है। अब दोस्तों आदिवासियों को मसीहा ये कैसे बने उसको हम समझते हैं कि और भी तो लीडर रहे होंगे, और भी तो पार्टियां रही होंगी, लेकिन यही पार्टी क्यों, आदिवासियों ने, जो आदिवासी समाज है, इन्होंने यही पार्टी को क्यों चुना, उसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, आदिवासी अधिकारों की वकालत इन्होंने सरना धर्म कोड, जो इनका आदिवासियों का मुख्य धर्म है सरना धर्म कोड, उसके लिए 1935 के खतियान स्थानीयता नीति और जनजातीय अधिकारों के लिए मुखर आवाज उठाई। इन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड हमारा मुख्य धर्म होना चाहिए। जमीनी जुड़ाव, उन्होंने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों के जरिए प्रशासन को गांवों तक पहुंचाया कि किसी को भी कोई भी परेशानी किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। आपकी योजना, आपकी सरकार है और आपके द्वार तक ये जाएगी। कठिन समय में नेतृत्व, जेल जाने और फिर वापसी को उनके समर्थकों ने आदिवासी स्वाभिमान की लड़ाई के रूप में देखा। जेल जाना इनके लिए काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसके बाद जो बहुत सारे जो आदिवासी समुदाय के लोग थे वो इनसे जुड़ना नहीं चाहते थे, वो भी इनसे जुड़ गए। उनको लगता था कि यही एक आदमी है जो हमारी पहचान है, हमारे अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं, हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। विरासत का सम्मान, वे बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलने और जल, जंगल और जमीन की रक्षा का वादा करते हैं, जिसमें आदिवासी समुदाय उन्हें अपना रक्षक मानता है। और दोस्तों यही कारण है जिसकी वजह से क्या बन गए, ये आदिवासी समाज के मसीहा बन गए। अब दोस्तों इनकी जो राजनीतिक छवि है वो काफ़ी अच्छी देखी जा रही है और साथ ही ये आदिवासियों के प्रमुख लीडर के रूप में जाने जा रहे हैं। अब ये पार्टी क्या चाहती है कि पहले एक क्षेत्रीय पार्टी थी,
क्षेत्रीय पार्टी जैसे झारखंड में ही काम कर रही थी। अब ये क्या चाहती है, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य हैं जैसे आसाम है, उसमें क्या करना चाहती है, अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है, जहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। अब ये पार्टी धीरे धीरे अपना राष्ट्रीय पहचान बनाती जा रही है। अब ये पार्टी अगर राष्ट्रीय पहचान धीरे धीरे बन गई तो बाकी राज्यों में भी इन विधानसभा की सीटों में काफ़ी इनका महत्व और काफ़ी इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे अब असम में भी प्रभाव देखने को मिलेगा, बिहार में भी देखने को मिला और उड़ीसा और झारखंड और बाकी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की कहानी, जिसकी तरफ आज हर आदिवासी समाज के लोग और युवा इनकी तरफ उम्मीद से देखते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर की पहचान बना पाएगी या नहीं? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।